नमस्कार साथियों। आज बात करते हैं कम्युनिकेशन की यानी संप्रेषण की। और हम जानते हैं कि संप्रेषण विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया है और शिक्षण में संप्रेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे यहाँ टॉपिक दिया गया है कि शिक्षण में संप्रेषण का क्या महत्व है। तो शिक्षण में संप्रेषण के महत्व को भी समझेंगे, संप्रेषण को भी समझेंगे और इसे उस आयाम से करने की कोशिश करेंगे, उस डायमेंशन से, जिससे हमारे एमसीक्यू बेस्ड सारी बातें कम से कम प्रिपेयर हो जाएं। तो देखें, ये रहेगा तरीका संप्रेषण का अर्थ और परिभाषा, शिक्षण में संप्रेषण और संप्रेषण के प्रकार, विशेषताएं इसकी क्या हैं और इसके मुख्य तत्व क्या हैं, इस संप्रेषण में यानी कम्युनिकेशन में क्या बाधाएं आती हैं, जिसे कम्युनिकेशन की भाषा में शोर यानी नॉइस कहा जाता है, वो क्या होता है, और इस पर बेस्ड बहुत सारे एमसीक्यू भी करेंगे, जिससे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो देखें, इसे संप्रेषण को जब हम समझते हैं तो ये वही बात है जो हम अपने विचारों के माध्यम से दूसरों तक कोई बात पहुंचाना चाहते हैं और दूसरों के विचारों को समझना चाहते हैं। तो असल में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे बहुत सारी अपनी बातें समाज तक पहुंचानी होती हैं और समाज से बहुत सारी बातें रिसीव करनी होती हैं। उसी पूरी प्रक्रिया को हम संप्रेषण कहते हैं, विचारों को पहुंचाना और विचारों को समझना। और यह विचारों को पहुंचाने और समझने की प्रक्रिया कभी कभी शब्दों से भी होती है, कभी कभी जेस्चर पोस्चर यानी भाव भंगिमाओं से, शरीर की भाषा से भी होती है, कभी कभी चित्रों से भी होती है और कभी कभी लिखित मैसेज से भी होती है, कभी कभी फिल्मों से भी होती है, कभी कभी किताबों, अखबारों, पत्रिकाओं, सबसे होती है। और जैसे कि आप जानते हैं, हमारे भारत का जो संविधान है वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन है, एक मैसेज है, स्थायी लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट है। जो कहना चाहते थे संविधान सभा के लोग वो उन्होंने कहा और जो जनता को रिसीव करना चाहिए वो उसमें है। इस तरह से शब्दों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से, किसी टेक्स्ट के माध्यम से जो बातें हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, असल में वो सारी संप्रेषण की क्रियाएं कहलाती हैं। संप्रेषण के बारे में किसी ने क्या कहा उसे भी समझते हैं, लेकिन संप्रेषण शब्द को जब हम समझते हैं तो ये इंग्लिश के कम्युनिकेशन शब्द से लिया गया है। और कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस से बना है और ये कम्युनिस शब्द का अर्थ होता है सामान्य, किसी चीज को सामान्य बना देना, यानी कोई ऐसी सूचना जिसको सब लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया हो। तो सब लोगों तक सूचना को पहुंचाना ही कम्युनिस है। देखें, संप्रेषण अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन से बना है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से हुई है। और यही एक शब्द हमसे पूछा जाएगा कि ये कम्युनिस्ट किस भाषा का शब्द है, और कम्युनिस्ट का अर्थ होता है सामान्य। ये हमसे पूछा जाएगा। अपनी बात को समझाने तथा दूसरों को समझने के लिए जिस व्यवहार को अपनाया जाता है उसे संचार या संप्रेषण कहते हैं। तो यहाँ एक बात यह है कि ये दोनों ही बातें एक ही हैं, क्या, या संप्रेषण कहें या संचार कहें, इंग्लिश में दोनों के लिए कम्युनिकेशन ही हम प्रयोग करते हैं। संप्रेषण शिक्षण तथा अधिगम प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है। जब हम पिछली बार पढ़ रहे थे कि जो शिक्षण होता है वह एक औपचारिक और भाषाई प्रक्रिया होती है और एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। ये तीन बातें औपचारिक भी होती है, माने बिना फॉर्मल रूप से जुड़े हुए विद्यार्थी और टीचर उसे कर नहीं सकते। और शिक्षण यदि करना चाहते हैं तो उसके लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो मौखिक हो, चाहे लिखित हो, चाहे सांकेतिक हो। बिना भाषा के हम संवाद स्थापित नहीं कर सकते, डायलॉग नहीं कर सकते। तो डायलॉग करने के लिए हमें भाषा की जरूरत पड़ती है। और हम कह रहे हैं कि उसी को हम क्या कह रहे हैं, संचार कह रहे हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में देखेंगे कि इसके बिना ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें भाषा की आवश्यकता होती है और टीचर के पास जो मैसेज है वो स्टूडेंट से कहना है, कन्वे करना है, और स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट को शेयर करनी है। इसी प्रोसेस से शिक्षण पैदा होता है। तो असल में संप्रेषण का एक मजबूत दृढ़ उदाहरण है शिक्षण, और शिक्षण बिना संप्रेषण के संभव ही नहीं है, इसलिए हमारे सिलेबस में इसमें शामिल किया गया है। तो देखें कि संप्रेषण को संचार भी कहा जाता है। संप्रेषण का मुख्य आधार संचार सूचना को समझना है, न कि सूचना को भेजना। तो कई बार हमें ऐसा लगता है
अंग्रेजी के दो शब्द हैं, एक लिसनिंग और एक हियरिंग। हियरिंग को हम कहते हैं श्रवण और लिसनिंग को हम कहते हैं आत्मसात करना। तो कभी कभी हम अपने आसपास बहुत सारे शब्दों को सुन रहे होते हैं। अक्सर ऐसा उदाहरण आपको तब दिखाई देगा अगर आपने कभी किसी भीड़ भरी बस में सफर किया हो, तो आपको एक दूसरे की आवाज नहीं सुनाई देती, गाड़ी में अंदर का शोर और बाहर की इतनी ज्यादा आवाजें आती हैं कि हम एक दूसरे को सुन नहीं पाते। तो बगल में बैठे हुए सवारी मुसाफिर से भी बहुत ऊंची आवाज में बात करनी पड़ती है, तब जाकर के बात डिलीवर होती है। लेकिन आप उसी समय देखेंगे कि कंडक्टर अपनी सीट पर बैठकर ड्राइवर से बिल्कुल सामान्य आवाज में बातें कर रहा होता है और दोनों एक दूसरे को समझ रहे होते हैं। ये क्या होता है? क्योंकि हमारे कान उस शोर के अभ्यस्त नहीं है, उस शोर में से जो शब्द हैं उसको फिल्टर करने के अभ्यस्त नहीं है, इसलिए हम उनकी बातें नहीं सुन समझ पाते, जबकि वो दोनों एक दूसरे की बातों को सुन समझ पाते हैं। तो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें जो कम्युनिकेशन होता है ना, उसमें समझना जरूरी है, डिलीवर करना जरूरी नहीं है। जैसे डिलीवर तो कंडक्टर कर ही रहा है पर हम नहीं सुन पा रहे, डिलीवर ड्राइवर भी कर रहा है पर हम नहीं समझ पा रहे, तो इसलिए वो हमारे लिए सूचना नहीं है। सूचना वो है जो समझ आ जाए। तो सूचना का सबसे महत्वपूर्ण सार तथ्य है समझना, न कि भेजना या कहना। तो कहना, जैसे मान लीजिए कोई एक 2-2.5 घंटे की फिल्म बने और हमें कुछ भी समझ में ना आए, तो हमारे लिए उस फिल्म में कुछ नहीं है। कोई एक बुक लिखे 200-250-500 पेज की और उससे हमें कुछ भी न समझ में आए, तो वो हमारे लिए महत्वहीन है। इसका मतलब है कि वह किताब, वह फिल्म संवाद स्थापित करने में सफल नहीं रही। तो संवाद की सफलता कब मानी जाती है? जब वो संबंधित लोगों को प्राप्त हो जाता है या संबंधित लोगों से समझ लेते हैं। तो संचार का सबसे बड़ा गुण क्या है? समझना। ठीक है, अब देखें, ये तो रहा अर्थ। कुछ लोगों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से कुछ हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं और जो शिक्षण के की परीक्षाओं में महत्व की हैं। तो जैसे देखें, मिलेट की एक परिभाषा है, संचार साझा उद्देश्यों की साझा समझ है। ये साझा उद्देश्य क्या है? जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कॉमन हैं। तो संचार क्या? कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है? कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई एक किसी भाषा का गीत है और किसी दूसरे भाषा के व्यक्ति को सुनाया गया, उस गीत में जो इमोशन है वो तब तक उसकी समझ के नहीं है जब तक उसे भाषा समझ में नहीं आएगी, है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये संचार साझा उद्देश्यों की साझा समझ है। और कहा किसने? मिलेट ने। मिलेट मतलब कुछ नहीं, व्यक्ति का नाम है। वैसे मिलेट इन दिनों मोटे अनाज को कह रहे हैं। आपको याद करने के लिए एक तरीका दे दे रहा हूँ। मिलेट में बहुत सारी मिली हुई चीजें हैं, मतलब उसमें सावा, कोदो, जौ, ये सारी चीजें हैं, ज्वार, बाजरा। तो ऐसे ही उन्होंने ये कहा है कि जिसमें सब चीजें साझा हों, मिली जुली हों, उन साझा उद्देश्यों की समझ है। मिलेट ने ऐसा कहा। अच्छा, चेस्टर बर्नॉर्ड ने कहा, चेस्टर बर्नॉर्ड कम्युनिकेशन की फील्ड में काम करने वाले अच्छे विचारक रहे हैं, जो संचार समझा नहीं जा सकता उसका कोई प्राधिकार नहीं हो सकता। यानी ऐसा कोई कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता जैसे समझा नहीं जा सकता। तो चेस्टर बर्नॉर्ड ऐसी बात कह रहे हैं, मतलब जब समझ में आए तभी संचार है। और एडगर डेल ने, ये तो शिक्षा शास्त्री आप जानते हैं, ने कहा कि संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। यानी हम मूड के अनुसार एक ही बात के अलग अलग अर्थ निकाल लेते हैं। जैसे कोई कहता है मैं आ गया और उसका बॉस रिस्पॉन्स करे, कोई वर्कर कहे कि मैं आ गया और उसका बॉस रिस्पॉन्स करे अच्छा, तो ये अच्छा शब्द ही कई तरीके से कहा जा सकता है। अच्छा मतलब आश्चर्य के साथ कि आप इतना लेट आए, और खुशी के साथ अच्छा। तो हम इस अच्छा शब्द को ही कई तरीके से कह सकते हैं। यानी कम्युनिकेशन मूड को भी जाहिर करता है, मूड के अनुसार भी उसमें अर्थ निकलते हैं। अच्छा, हार्वर्ड महोदय ने तो इसको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों, सूचनाओं को छात्रों तक पहुंचाना है। तो जो ये तथ्य, विचार, सूचनाएं हमारे पास होती हैं, उनको कन्वे करना ये टीचिंग का काम है। तो हार्वर्ड महोदय ने ये माना कि ये इसके लिए, टीचिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या?
कम्युनिकेशन। अब मिलेट महोदय ने संप्रेषण को प्रशासनिक संगठन का रक्त प्रवाह कहा है, ये याद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक चैप्टर दिया गया है प्रबंधन और नियोजन, विद्यालय में प्रबंधन अनुशासन भी दिया गया है। तो वो सब क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, जहाँ एक प्रिंसिपल है, बहुत सारे टीचर्स हैं और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी हैं, विद्यार्थी भी हैं। तो वहां पर एक एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। उस एडमिनिस्ट्रेशन में रक्त प्रवाह है, ये ब्लड फ्लो है, क्या, कम्युनिकेशन। जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा टॉप से लेके बॉटम तक लोगों के बीच, उतना अच्छा वहां का वातावरण होगा। तो स्कूल के वातावरण को आगे चल करके कक्षा अनुशासन एक चैप्टर समझना होगा। उस वातावरण को अच्छा रखने के लिए, बच्चों को अनुशासित रखने के लिए अच्छे कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। तो एक फिफनर महोदय हैं, इन्होंने कहा कि प्रबंधन का हृदय है ये। अगर आप वेल मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो उसका हृदय है ये, हार्ट है कौन, कम्युनिकेशन। तो फिफनर का ये हार्ट, ये याद रखेंगे। और मिलेट का ये एक तो रक्त प्रवाह, और मिलेट का ये संचार साझा उद्देश्यों की साझा समझ है, ये याद रखेंगे। तो इससे हमें चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ये वो लाइनें हैं, ऐसे परिभाषाएं शायद असंख्य होंगी, उन असंख्य परिभाषाओं में से कुछ ये हमने निकाली जो बहुत शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम में एज इट इज पूछी जाती हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इनमें से यदि कोई पूछी जाए तो हमारे लिए काम की हो। बाकी इन सबसे संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन को लेकर के हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनाने के काम आती है। तो हम अंडरस्टैंडिंग को अच्छा बनाएं, यहाँ तक हम संप्रेषण के बारे में बहुत सारी बातें समझ चुके हैं कि जो भी हम पहुंचाना चाहते हैं, मैसेज कन्वे करना चाहते हैं किसी परिस्थिति विशेष में, वो सब कम्युनिकेशन है। और किसी भी परिस्थिति में जो हम अपने चारों ओर देख करके, सुन करके, समझ करके रिसीव करते हैं, वो भी सब कम्युनिकेशन है। यहाँ पर एक और बात महत्वपूर्ण है, जैसे हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों से, मतलब सेंसरी मोटर्स हैं, उन सेंसरी मोटर्स से, सेंसेस हैं, उन सेंसेस से हम जो रिसीव करते हैं, जैसे आंख से देखना, नाक से सूंघना, जीभ से स्वाद लेना, कानों से सुनना, त्वचा से, स्किन से, स्पर्श यानी टच को महसूस करना, ये पांच ही हमारे सेंस ऑर्गन हैं और इनसे कुछ न कुछ हम इनपुट लेते हैं। असल में इन पर जो भी प्रभाव हर क्षण हो रहा है वही सब संप्रेषण है। ठीक है, तो पुराने समय में इसे संवेदना कहते थे। तो संवेदना मतलब इनमें जो मैसेज आ रहा है, आंख से, कान से, नाक से, जीभ से, त्वचा से, ये सब संवेदना है और असल में यही संप्रेषण है। तो संप्रेषण इतने तरीकों से किया भी जाएगा, आगे हम वो प्रकार भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले देखें कि शिक्षण अधिगम में संप्रेषण क्या है, कम्युनिकेशन इन एजुकेशन लर्निंग। तो शिक्षण और अधिगम में इसका क्या महत्व है। प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए प्रभावशाली संप्रेषण आवश्यक है। आप जानते होंगे कई टीचर्स क्लास में बहुत कम बोल करके बहुत अच्छा डिसिप्लिन भी रखते हैं और बच्चे उनकी बात भी समझते हैं और उस सब्जेक्ट में भी बड़ा आनंद लेते हैं। कई टीचर्स बहुत चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बहुत पीपीटी बनाते हैं, बहुत सारे पीडीएफ कलेक्ट करते हैं, बहुत तरीके से ऊंची आवाज में बोल बोल के पढ़ाना चाहते हैं। तो न तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, न बच्चों को वो समझ में आता है और न वो सब्जेक्ट आसान लगता है। ऐसा क्यों? यही है कम्युनिकेशन में जब लैक होता है। इसलिए अच्छे टीचिंग के लिए क्या जरूरी है, अच्छा कम्युनिकेशन। बच्चे कैसे समझेंगे, ये हमारा मूल उद्देश्य है समझना। ठीक है, तो शिक्षण में शिक्षक एवं छात्र मिलजुल कर प्रभावी संप्रेषण के लिए प्रयास करते हैं और शिक्षक इस हेतु जितने प्रभावशाली ढंग से इनका संप्रेषण करता है वह उतना ही सफल शिक्षक कहा जाता है। शिक्षण व प्रशिक्षण के क्षेत्र में छात्रों, छात्राध्यापकों को जटिल नियमों, विधियों, पद्धतियों, शिक्षण व्यूह, रचनाओं, नीतियों, विधियों का ज्ञान प्रदान करने के लिए अनेक संप्रेषण तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान है कि हमने माइक्रो टीचिंग सीखी,
और माइक्रो टीचिंग में यही तो सीखा जब अलग अलग स्किल पर काम किया कि कैसे हमारे एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स आसानी से सीख जाएंगे। हमने टीएलएम डेवलप करना सीखा, शिक्षण सहायक सामग्री डेवलप करना सीखा। उसका उद्देश्य क्या है, हमारी बात जो हम शब्दों से उतनी आसानी से बयां नहीं कर सकते, नहीं कह सकते, उसे एस्पिरेंट आसानी से समझ लें। तो हम अपनी डिलीवरी को आसान करना चाहते हैं और समझने वाले के लिए सुगम बनाना चाहते हैं। यही शिक्षण में होता है। और ये शिक्षण में कब होता है? शिक्षण में ये हर समय होता है। शिक्षण करने से पहले यानी पाठ्य योजना बनाने में भी, शिक्षण करने के दौरान भी, और ये मूल्यांकन तक जाते जाते लगातार यही कोशिश रहती है कि हम संप्रेषण अच्छा करें। उदाहरण के लिए मूल्यांकन में समझें कैसे प्रयोग होता है इसका। जैसे किसी स्टूडेंट ने, हमने कुछ पढ़ाया टॉपिक और हमने उसी से संबंधित प्रश्न पूछा, बच्चे ने उसे अपनी भाषा में लिखने की कोशिश की, तो हमारे पास यही तरीका है कि हम उसके आंसर को डिकोड करने की कोशिश करें। हो सकता है उसके पास शब्दों का अभाव रहा हो, पर बात वो वही कहना चाहता हो जो हमने समझाई। तो हमारे लिए मूल्यांकन स्तर पर भी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। आगे जब हम इसकी प्रक्रिया को समझेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आएंगी कि स्टूडेंट से टीचर की ओर कैसे कम्युनिकेशन होता है और टीचर से स्टूडेंट की ओर कैसे कम्युनिकेशन होता है, और इन बिटवीन स्टूडेंट कैसे कम्युनिकेशन होता है, उसे समझेंगे। देखें, संप्रेषण के प्रकार ये दिया गया है हमारे यहाँ, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की जब बात करेंगे तो अभिव्यक्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक तो शाब्दिक यानी वर्बल, और दूसरा अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल, जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता। और जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है ये अभिव्यक्ति के आधार पर है। यहां से सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न शाब्दिक तथा अशाब्दिक संप्रेषण किस आधार पर बांटे गए हैं, तो हम कहेंगे ऑन द बेस ऑफ एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यक्ति के आधार पर। एक है प्राप्तकर्ता के आधार पर, ये 4 प्रकार का होता है। जैसे एक है अंतःवैयक्तिक, इसको पढ़ने में बहुत बड़ी गलती हो जाती है हमसे, इसे हम अंतःवैयक्तिक कहते हैं, यानी ऐसे। ये है इंट्रापर्सनल, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण यानी इंट्रापर्सनल। और इंट्रापर्सनल का मतलब होता है अपने आप से बातचीत करना। ये अपने आप से बातचीत हम कब करते हैं? जब भी हम कोई विचार करते हैं, मंथन करते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, वही सब क्या कहलाता है? अंतःवैयक्तिक संचार यानी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। जब हम अपनी बातों को किसी भी अन्य को शेयर नहीं कर रहे होते हैं, केवल अपने आप से डायलॉग कर रहे होते हैं, वो। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण क्या है? यह है इंटरपर्सनल, यानी एक व्यक्ति का अन्य दूसरे व्यक्ति के साथ अपने विचारों को साझा करने की प्रक्रिया। अभी इसे भी समझ रहे हैं। एक है समूह संप्रेषण, जिसे ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं, और एक है जन संप्रेषण यानी मास कम्युनिकेशन। समूह संप्रेषण कब होता है? जब एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों से संवाद कर रहा होता है। जैसे क्लासरूम में होता है, एक टीचर बहुत सारे बच्चों से, हो सकता है 2 टीचर भी हों, तो 2 टीचर भी बहुत सारे बच्चों से जब बात करेंगे, तो एक तरफ जब लोगों का समूह हो और दूसरी तरफ कोई एक या एक से ज्यादा व्यक्ति हो, वह आपस में संवाद करें, तो उसे हम समूह कहते हैं। समूह संप्रेषण और ये जन संप्रेषण में अंतर ये होता है, इसे जन संचार भी कहते हैं, जिसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें देखिए किसी मीडियम का प्रयोग होगा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम देखते हैं बहुत दूर से एक लाइव टेलीकास्ट होता है टीवी पर, तो कहीं कैमरे उसे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, कहीं वो दिखाई दे रहा होता है। तो जब किसी माध्यम का, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग करके हमें दूर की चीजें भी दिखाई देती हैं, उसे हम जनसंचार कहते हैं। जनसंचार का मतलब है कि एक किसी मीडियम का, मतलब उस टीवी चैनल का जो जो प्रयोग कर रहा होगा, वो सब उसी सूचना को देख सकते हैं। इसका मतलब बहुत बड़े मास तक जब चीजें पहुंचाई जाती हैं, यानी बहुत सारे लोगों तक, असंख्य लोगों तक पहुंचाई जाती हैं, तो उसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है इंटरनेट। तब आपसे कहेगा इंटरनेट निम्न में से किस प्रकार के संप्रेषण का उदाहरण है? अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, समूह संप्रेषण, जन संप्रेषण। तो ये होगा आपका उत्तर। ऐसे समझना होगा। कक्षा कक्ष किस प्रकार के संप्रेषण का उदाहरण है? और 2 व्यक्तियों की पारस्परिक बातचीत किस प्रकार का
संप्रेषण है और आपसे पूछेगा कि ये एक व्यक्ति स्वयं में मंथन करता रहता है या एक शिक्षक अपनी कक्षा को पढ़ाने के लिए निरंतर चिंतन करता रहता है, बताएं वह किस प्रकार के संप्रेषण की प्रक्रिया को संपन्न कर रहा है, ऐसा। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एक कार्टून जो फिल्म पर दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसके साथ कोई भी शब्द नहीं है, पर वो अपने आप में बहुत कुछ अभिव्यक्त कर रहा है, यह किस प्रकार का उदाहरण है। या ऐसे भी प्रश्न हो सकता है, एक इमोजी कई शब्दों से ज्यादा बयां कर रही है या अपनी बात कह रही है, तो उस एक्सप्रेशन को, उस अभिव्यक्ति को निम्न में से किस श्रेणी में रखेंगे, तो हम कहेंगे कि वो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इसमें इमोजी भी आ सकती है, इमोजी भी हो सकता है और एनिमेटेड कुछ भी हो सकता है जिसमें शब्द ना हो। इन्हीं को देख लेते हैं कैसे जो ये संप्रेषण के प्रकार हैं। जैसे अंतः वैयक्तिक, इंट्रापर्सनल जिसे हम कह रहे हैं, स्वयं से संवाद, जैसे मनन विचार करना, जैसे इसे आप देख रहे हैं कि ये सोच में है, कुछ सोचना चाहती हैं, तो कुछ सोच करके कोई परिणाम निकालना, चिंतन विचार करना, यह है। अंतर्वैयक्तिक की बात करेंगे तो किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत, जैसे दो लोगों की आपसी बातचीत, जैसे इन दोनों में आप संवाद देख रहे हैं, और ये समूह संप्रेषण व्यक्तियों के समूह से कक्षा इसी का उदाहरण है। तो ये दिल्ली आईएएस एकेडमी की ऑफलाइन क्लास का एक फोटो है जिसमें सारे लोग पढ़ रहे हैं सामने बैठ करके, और ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक टीचर को डिलीवर कर रहे हैं और एस्पिरेंट्स जो है वो सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये कक्षा में जो संचार हो रहा है, संप्रेषण हो रहा है, वो समूह संचार हो रहा है। अच्छा, एक है ये जन संचार, जिसे हम जन संप्रेषण यानी संपूर्ण जन समुदाय से किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के का प्रयोग करके संप्रेषण करते हैं, जैसे रेडियो, टीवी और इंटरनेट इसके उदाहरण हैं। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, टीवी पर कुछ चल रहा है, तो ये सब लोग मिल बैठ करके देख रहे हैं, तो ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन है, ये सीधे आपसे अप्लाइड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये जनसंचार का, मास कम्युनिकेशन का उदाहरण है। हालांकि हमसे जो प्रश्न पूछे जाने हैं वो हमारे मनोविज्ञान में, जो क्लासरूम का मनोविज्ञान है, उससे संबंधित पूछे जाने हैं। तो वो जो मनोविज्ञान है वो इससे संबंधित है, अभिव्यक्ति के आधार पर संप्रेषण, ये शाब्दिक यानी मौखिक लिखित, और ये अशाब्दिक यानी संप्रेषण, चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं और स्पर्श संपर्क, टच करके जो देखा जाता है, ये क्या है आगे करने देखें। ये शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है, अब इससे तो पता ही चल रहा है कि इसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता होगा, और शब्दों का प्रयोग दोनों तरह से होता है, या तो हम मौखिक रूप से करें बोल करके, और या हम लिख करके करें, पर शब्दों का प्रयोग जब भी करेंगे तो वो शाब्दिक कहलाएगा, वर्बल कहलाएगा। तो इसके लिए जब भी हम शाब्दिक कर रहे हैं तो इसका मतलब ही है कि इसमें हमें भाषा की आवश्यकता पड़ेगी, तो भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह संप्रेषण मौखिक यानी ओरल होता है और वाणी द्वारा तथा लिखित रूप में शब्दों, संकेतों द्वारा किया जाता है। मतलब अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति शब्दों द्वारा की जाती है और दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक संप्रेषण को पुनः दो प्रकार के संप्रेषणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित, वही शाब्दिक संप्रेषण का। और मौखिक में आप जानते हैं, मौखिक संप्रेषण में अब यही उदाहरण आपसे पूछेगा, क्या, वार्ता, डिस्कशन, ये व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, जो ये परिचर्चा है, ये जो सामूहिक परिचर्चा है, ग्रुप डिस्कशन है, और प्रश्नोत्तर जो है या कहानी कथन जो है, तो कहेंगे ये किस प्रकार का संप्रेषण है। तो ये मौखिक संप्रेषण है, कहानी कही जाती है आगे से खड़े होकर के या बैठ करके सुनाई जाती है, तो जो बोल रहा है वो केवल मुंह से शब्दों का उच्चारण कर रहा है और दूसरा कान से उसे ले रहा है, कानों से रिसीव कर रहा है। अच्छा, लिखित संप्रेषण जब होगा, इसका उद्देश्य संप्रेषण को स्थायी बनाना है। देखिए, परमानेंट, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया ना, हमारे संविधान में कुछ बातें लिखी गई हैं, तो हमारे संविधान विशेषज्ञों ने उन्हें लिखा, तो वो जो बातें कहना चाहते थे उसे हम परमानेंट अपने पास रखना चाहते थे, इसलिए हमने उस कम्युनिकेशन को, संप्रेषण को लिखित रूप से रख लिया, तो वो स्थायी हो गया। तो जब हम संप्रेषण को स्थायी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसे लिख देना पड़ता है, उस पर कोई फिल्म बना देनी पड़ती है, तो वो हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है। इसमें संदेश देने वाले तथा संदेश पाने वाले व्यक्तियों का आमने सामने होना आवश्यक नहीं होता, ये तो होगा ही। मतलब जब हमने लिख दिया
तो सामने ना, जैसे इसका एक बेस्ट उदाहरण है पुस्तक, बुक, किताब। तो किताब में लिखने वाला और पढ़ने वाला आमने सामने नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही अखबार है, मैगजीन है, ये सब। जैसे फिल्म निर्माता है, तो फिल्म निर्माता कोई दर्शक के सामने नहीं बैठा होता है, वो कहीं और बना रहा है, देखने वाला कहीं और देख रहा है। तो एक तरह से ये क्या हुआ, ये लिखित संप्रेषण का उदाहरण हुआ। अच्छा, अशाब्दिक संप्रेषण की जब बात करें, तो जैसे ही हम इस चित्र को देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ खतरा है। तो ये देखें, खाली इस चित्र का होना ही अपने आप में मैसेज है। तो ये अशाब्दिक संप्रेषण है। शाब्दिक तो हमने देखा लिखित होता है, मौखिक होता है, ठीक है। मौखिक में वही जो वार्ता, जो कहानी है, जो परिचर्चा है, वो सब है। और जो ये लिखित है, इसमें क्या है, लिखित में जैसे कोई किताब है, अखबार है, मैगजीन है, जहां भी लिखा हुआ संदेश आपको मिल रहा है, जैसे कोई पॉम्पलेट है, कोई बैनर है, कोई होर्डिंग है जहां पर कोई मैसेज लिखा हुआ है, वो सब, ठीक है। अब जब इसकी मौखिक क्या बात करेंगे, जैसे ये अपने आप में एक मौखिक ऐसा संकेत है, यहाँ कोई शब्द नहीं लिखा है, पर लाल लाइट का मतलब है रुकना है, इसका मतलब है तैयार हो जाना है, और इसका मतलब है चल पड़ना है आपको। तो ये अपने आप में मैसेज है, ठीक है। तो ये संप्रेषण कौन सा है, इसका देखिए, ये कहा है, कोई कहने वाला कहना चाहता है कि इस तरफ मत आइए, इस तरफ मत जाइए, यहाँ कोई खतरा है। और कोई कहने वाला कहना चाहता है कि इनको देख करके चलिए। तो इसका मतलब है अशाब्दिक संप्रेषण भी बहुत प्रभावी संप्रेषण होता है, लेकिन इसकी एक मजबूरी होती है, क्या, हमें ये समझ में आना चाहिए। तो इसके कूट जो है ना, इनको कोड को कूट हम कहते हैं, कूट जो है समझ योग्य होने चाहिए। अगर किसी को नहीं पता, अगर किसी को नहीं पता कि लाल लाइट जलने का मतलब रुकना होता है, तो लाल लाइट जलने के बाद भी वो चलता रहेगा। किसी को नहीं पता ग्रीन लाइट जलने का मतलब चलना होता है, तो ग्रीन लाइट जलने के बाद भी वो क्या चलेगा नहीं, रुका रहेगा। कहने का मतलब है ये कोड दूसरों को भी समझ आने चाहिए। तो हम अमौखिक भाषा, यानी ये अशाब्दिक जो होता है, जो शब्द रहित होता है, यानी नॉन वर्बल होता है, उसमें हम ऐसे संकेतों का प्रयोग करते हैं जो सभी को समझ में आए। क्लासरूम में भी ऐसा होता है। हम जब देखिए, आपने अक्सर देखा होगा ना, टीचर ऐसे करते हैं, तो इसका मतलब है बच्चों को साइलेंट करने को, रहने को कह रहे हैं। अगर बच्चा इस बात को नहीं समझता होगा, अब उदाहरण के लिए समझें, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, जिस बच्चे को ये नहीं बताया गया कि इसका मतलब है चुप रहना, तो वो उसके बाद भी चुप नहीं होगा। इसका मतलब उस पूरे वर्ग के लिए, उस समूह के लिए कॉमन संकेत होना जरूरी होता है। शाब्दिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, यहाँ अशाब्दिक है ये। अशाब्दिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें वाणी संकेत, चक्षु संपर्क तथा मुख मुद्राओं के प्रयोग, स्पर्श संपर्क आदि से प्रमुख प्रकार से संप्रेषण होते हैं। आपने देखा होगा, मूक बधिर लोगों के लिए नेशनल न्यूज पर न्यूज चलती है साथ में, तो आपने देखा वो इशारे करते हैं इस तरह से। तो वो जो इशारे होते हैं, इशारों से ही वो समझाना चाहते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वही एक तरह से अशाब्दिक है। अच्छा, ये बात तो आप जानते भी हैं, पर हमारा फोकस इस बात पर है कि कहीं पर भी कोई एमसीक्यू पैटर्न में हमारे सामने कोई चीज गुजरे और हम उसे पकड़ ना पाए, तो वो ठीक नहीं होगा। हम वैसे देख रहे हैं। अच्छा, वाणी संप्रेषण क्या होता है। अब देखें, एक वाणी संप्रेषण आपको ऐसे कंफ्यूज किया जा सकता है कि वाणी संप्रेषण शाब्दिक है कि अशाब्दिक है। तो आप ये देखेंगे कि ये अशाब्दिक का उदाहरण है। शाब्दिक में तो होता ही होता है, अशाब्दिक में वाणी संप्रेषण होता है। ये वाणी संप्रेषण कब होता है, जब बच्चे कहें क्या मैं क्लास से बाहर जा सकता हूं, तो आपने टीचर को यस और नो कहते नहीं सुना होगा। हम्म। क्या मैं आ सकता हूं। ये जो है, ये अपने आप में आवाज तो है, बट ये शब्द नहीं है, शब्द रहित है। ये शब्द रहित है, एक ध्वनि है, ठीक है। तो वाणी संप्रेषण में ऐसे विचारों, भावनाओं की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अथवा छोटे छोटे समूहों में आमने सामने रहकर की जाती है। उदाहरण के लिए, वार्ता के बीच में हाँ हूं कहते चले जाना, मुंह से सीटी बजाना, मुस्कुराना, चीखना, ठहाके लगाना, ये सब ऐसा ही है जिसमें शब्द नहीं होते हैं पर आवाज होती है। जैसे सीटी बजाना, ठीक है, जैसे ठहाके लगाना, उसमें शब्द नहीं है
पर पता चलता है कि सामने वाला हंस रहा है इस बात से। तो एक तरह से ये वाणी संप्रेषण है। आपको चीजों को बहुत अच्छे से बारीकी से समझना होगा संप्रेषण, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे सिलेबस का। हम इसके अंत में आपको ये भी कराएंगे जो इसके एमसीक्यू हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हमने इस पर बेस्ड एमसीक्यू भी बनाए हैं। जैसे ये देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी। ये देखें, ये सारे एमसीक्यू भी हैं, तो इनकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे अभी, जिससे हमें ये पता लगे कि हम कितना कितना समझ पाए। ठीक है, तो फिलहाल तो हम अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं। देखें, चक्षु संपर्क मुख मुद्राएं, जैसे हम यहाँ पढ़ रहे थे, ये देख रहे थे सीटी बजाना इत्यादि, ये सब अशाब्दिक संप्रेषण हैं। तो जैसे आंख के इशारे जो होते हैं और मुख की मुद्राएं जो होती हैं, आपने देखा होगा दक्षिण भारत के नृत्यों में मुख मुद्राओं का बड़ा महत्व होता है। मुख किस आकार का हो रहा है उस आधार पर वो कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और आंखों के इशारे जो होते हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होते ही हैं बातचीत में। कक्षा में चक्षु संपर्क यानी आई टू आई कांटेक्ट के द्वारा शिक्षक अपने छात्रों की मन स्थिति का सही अंदाजा लगाते हैं। आप अंदाज लगा लेते हैं कि सामने वाले बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, वो कुछ कहना चाहता है, वो उदास है, नाराज है, खुश है, हम ये समझ लेते हैं। तो ये इमोशन का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। मुख मुद्राओं के माध्यम से प्रसन्नता, भय, क्रोध, शोक, आश्चर्य आदि का संप्रेषण सरलता से किया जाता है। मूक बधिर व्यक्तियों के लिए तो यह संप्रेषण अत्यंत उपयोगी होता है। मूक बधिर बच्चे यदि ऐसा न कर पाए तो वो अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक है स्पर्श संकेत, टच। टच का जो फील है, स्पर्श संपर्क कह रहे हैं इसे, स्पर्श संप्रेषण भी कह सकते हैं इसे, एक ही बात है दोनों। तो स्पर्श संपर्क में स्पर्श को ही संप्रेषण का मुख्य माध्यम बनाया जाता है। आपने देखा होगा जो दृष्टि दिव्यांग हैं वो ब्रेल लिपि को छू करके सब कुछ पढ़ते हैं, तो छू करके ही कम्युनिकेशन होता है। ऐसा हो सकता है कि कोई करुणा भरी कोई कविता पढ़ रहा हो और उसे छू करके वो रोने लगे, इसका मतलब उसका स्पर्श ही उसके आंख में आंसुओं का कारण बन सकता है। जो मैसेज हम केवल शब्दों को पढ़ करके समझ रहे हैं वो उसे छू करके ही समझ ले रहा है। ये ब्रेल लिपि का और ब्रेल लिपि को समझने वाले व्यक्ति का कमाल है। तो वो ब्रेल लिपि उस व्यक्ति से कम्युनिकेट कर पा रही है, यानी ब्रेल लिपि के माध्यम से वो मैसेज को समझ पा रहा है। ऐसे तो ब्रेल लिपि इसका अच्छा उदाहरण है। स्पर्श अपने आप बहुत सी भावनाओं, संवेदनाओं तथा विचारों की अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम है। तो ब्रेल लिपि या कोई भी टच, स्पर्श, जो मैंने आपको कहा कि इन पांचों सेंस से हम जो भी रिसीव कर रहे हैं और जो भी भेजना चाहते हैं, देना चाहते हैं, वो सब संप्रेषण का हिस्सा है। इस प्रकार से त्वचा भी हमारे संप्रेषण का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे हम अगर अचानक हमारे हाथ में कहीं पर सांप पकड़ने को मिल जाए तो हम उछल पड़ते हैं, तो दिमाग को ये मैसेज जाता है कि आपने कोई ऐसी खतरनाक चीज पकड़ दी है। तो ये क्या है, वो हमारे स्पर्श से, हमारी स्किन से हमें मैसेज गया है। नेक्स्ट देखें, संप्रेषण की प्रकृति एवं विशेषताएं, ये एज इट इज टॉपिक में पूछा गया है कि क्या इसकी प्रकृति होती है। तो इसकी इंपॉर्टेंट विशेषताएं जरा देखें। संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। मतलब न मनुष्य न सामाजिक प्राणी होता, न उसे भाषा की जरूरत पड़ती और न वो संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन करता। हम कम्युनिकेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हम समाज का हिस्सा हैं और समाज का हिस्सा हो करके हमें समाज के साथ संवाद स्थापित करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि समाज से सीखना होता है, समाज को सिखाना होता है। इस कारण से मनुष्य को संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती है, या आप जानते भी हैं। तो इसमें विचार विमर्श तथा विचार विनिमय, विचार विमर्श मतलब एक दूसरे से बातचीत करना, विचार विनिमय मतलब किसी तक अपनी बात को पहुंचाना पर विशेष ध्यान दिया जाता है। संप्रेषण सदैव गत्यात्मक यानी डायनेमिक प्रक्रिया होती है, बदलती रहती है, लगातार चेंज होती रहती है। जैसे जैसे हम दूसरे को समझते चले जाते हैं वैसे वैसे हम नेक्स्ट लेवल पर बढ़ते चले जाते हैं। यह द्विवाही यानी टू वे प्रक्रिया है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। एक तरफ को नहीं होता कम्युनिकेशन, दोनों तरफ को होता है। इधर से इधर भी होता है, तो ए से बी की ओर भी जाएगा तो बी से ए की ओर भी आएगा। अगर ये एक तरफा होगा तो ये हो ही नहीं पाएगा। ठीक है,
अर्थात इसमें दो पक्ष होते हैं, एक संदेश देने वाला तथा दूसरा संदेश ग्रहण करने वाला, बिना इनके नहीं हो सकता है। यह एक उद्देश्य युक्त प्रक्रिया होती है, इसमें कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अच्छा, ये द्विवाही प्रक्रिया को अगर समझना चाहेंगे तो आप अक्सर देखते होंगे हम इनको विलोम के रूप में प्रयोग करते हैं। पाठक का विलोम लेखक है, तो लेखक क्या है? संदेश देने वाला है। पाठक क्या है? रिसीव करने वाला है। अच्छा, एक फिल्म बनती है, तो फिल्म किसके लिए बनती है? जिसके लिए बनती है वो उसका दूसरा हिस्सा है, यानी वो दर्शक है। अच्छा, फील्ड में मैच खेला जाता है, उसे दर्शक देखते हैं। किसी ने कुछ लिखा, उसे कोई पढ़ता है, तो लिख करके पढ़ करके कोई बोलता है तो कोई उसे सुनता है, तो एक सुनने वाला, एक बोलने वाला, एक लिखने वाला, एक पढ़ने वाला, एक फिल्म बनाने वाला, एक उसे देखने वाला, एक चित्र बनाने वाला, एक उसे समझने वाला, एक मूर्ति बनाने वाला, एक उसे समझने वाला। कुल मिलाकर के ये संप्रेषण जो है वो दो लोगों के बीच ही स्थापित हो सकता है, बिना उसके नहीं हो सकता है। जैसे हम मंदिर, मस्जिद या किसी धार्मिक स्थल की एक विशेष संरचना देखते हैं तो वो अनुभूति होती है। तो जिसने वो संरचना बनाई उसने ये मैसेज कन्वे करने के लिए बनाई कि उसके देखने वाले के मन में ये भाव आए। इसका मतलब हमारी हर वास्तुकला की संरचना, हमारी जो चित्रकला है, वो जो हमारी भाषा है, वो जो हमारे धार्मिक प्रतीक हैं, वो ये सारे क्या हैं? ये कम्युनिकेशन के ही उदाहरण है। ठीक है, नोट, विद्यार्थियों से शिक्षक की ओर तथा शिक्षक से विद्यार्थियों की ओर जो संप्रेषण होता है उसे ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब अगर ए टीचर है, बी बच्चे हैं, तो ऐसे भी होता है, बच्चों की ओर भी आता है, लेकिन बच्चे भी अपनी बात टीचर से कहते हैं तो ऐसे भी होता है, क्योंकि ये ऊपर और नीचे की ओर होता है, इसलिए हम इसे वर्टिकल कहते हैं। मगर कई बार बच्चे भी आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तो यूं समझें कि सब बच्चे एक दूसरे से कुछ न कुछ कहना चाहते हैं, तो इसे समकक्ष संप्रेषण भी कहते हैं। विद्यार्थियों में होने वाला आपसी संप्रेषण की प्रकृति जो होती है क्षैतिज होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। तो हॉरिजॉन्टल संप्रेषण का उदाहरण क्या है? बच्चों की आपसी बातचीत। इसी कारण आपने देखा होगा कक्षा कक्ष में हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन से लर्निंग ज्यादा अच्छी होती है। आपने वाइगोट्स्की का सिद्धांत पढ़ा है कि सामाजिक संवाद से, सामाजिक और सांस्कृतिक संवाद से संस्कृति में प्रवेश करने से हम ज्यादा सीखते हैं। जितनी ज्यादा हमारी भाषा का विकास होता है उतना ही हमारा विकास होता है। ये आपने लेव वाइगोट्स्की का सिद्धांत पढ़ा हुआ है पहले से, ऐसा मान के मैं आपको ये बात कह रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि संवाद हमें सीखने में आसानी प्रदान करता है। इसका मतलब बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के भी बहुत कुछ सीखते हैं, वो भी एक तरह का संप्रेषण है। वो क्षैतिज है, क्षैतिज है यानी हॉरिजॉन्टल है, और ये जो टीचर और स्टूडेंट के बीच है ये वर्टिकल है। ठीक है, इसे हम आगे चल करके एक और नाम देंगे, पार्श्विक। तो पार्श्विक का मतलब यहाँ यही होना चाहिए, क्या? हॉरिजॉन्टल। पार्श्विक मतलब एक के पीछे एक जहां होते हैं, सब समकक्ष लोगों के बीच होने वाला कहलाता है ये क्षैतिज। उदाहरण किसके बीच? समकक्ष के बीच, ऐसा। ठीक है, तो ये हमने बहुत महत्वपूर्ण बातें इसके संप्रेषण की प्रकृति और विशेषताओं की पढ़ी, संप्रेषण की प्रक्रिया, तत्व, और यहां से लेकर के इसके एमसीक्यू तक की सारी बातें हम करेंगे आपसे अगली बार। अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया गया है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। अन्यथा हम इस तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके सामने लाएंगे। तो हम मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।